हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ़िलहाल में। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि अभी ट्रीटमेंट लिया है मैंने कीमोथेरेपी का और वीकनेस बहुत ज़्यादा है। कोशिश करती हूँ कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दूँ, यूट्यूब से दूर ही रहूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिनका रिप्लाई देना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर वीडियो की मदद से रिप्लाई देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर आज का जो वीडियो है वो Q&A वीडियो है और एक ही पर्सन के कई सारे डाउट है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे ट्रीटमेंट को लेकर वो जानना चाहते हैं। तो सोचा कि कमेंट अगर टाइप करके उनको रिप्लाई देंगे तो शायद वो देखें या ना देखें, बाकी लोग भी इस वीडियो को देख पाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो सचिन राय जी हैं, उनका जो कमेंट है वो ये है: मैडम, आपने ट्रीटमेंट प्राइवेट कैटेगरी में करवाया या जनरल कैटेगरी में? मैं भी टाटा हॉस्पिटल मुंबई जाने की सोच रहा हूँ। मेरी माँ को सर्विक्स कैंसर है। पहले भी आपसे कमेंट के ज़रिए बात हुई थी। झांसी से हूँ। मैं अभी दिसंबर में जाने की सोच रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा क्लियर कर देंगी तो आपका आभारी रहूँगा। तो ये इस तरह की रिक्वेस्ट आती हैं तो वीडियो बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर इनका जो सबसे पहला डाउट है, पहला क्वेश्चन है, वो है जनरल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन फ़ाइल कितने डेज़ आवर्स में बन जाती है? तो अगर आप जनरल कैटेगरी में ट्रीटमेंट लेने के लिए सोच रहे हैं टाटा मेमोरियल मुंबई जाकर, तो जनरल कैटेगरी का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। और आवर्स की बात करें तो यहाँ पर जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, उतनी जल्दी आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कितनी लंबी लाइन में आप लगे हैं, कितने नंबर पर आप लगे हैं। तो उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस होता है और एक दिन में रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर डेली जो टाटा हॉस्पिटल में 5,000 तक लगभग डेली रजिस्ट्रेशन होते हैं। डेली कैंसर के पेशेंट अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुँचते हैं। तो जितनी जल्दी आप पहुँचेंगे उतनी जल्दी आपका नंबर आ जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसमें डेज़ और आवर्स की बात नहीं है, ये एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है जनरल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन फ़ाइल बनने के बाद डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की डेट कितने दिनों के बाद की मिलती है? तो जनरल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन फ़ाइल बन जाने के बाद, ये जो आपकी मदर को सर्विक्स कैंसर है तो गायनी ओपीडी है आपकी। और गायनी ओपीडी का जो है वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन ओपीडीज़ होती हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं पेशेंट की। तो जिस दिन आप फ्राइडे को अगर पहुंचते हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंप्लीट, तो आपको मंडे को ओपीडी मिल जाती है। तो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे किसी भी दिन आपको ओपीडी मिल जाती है। और ओपीडी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको 2 दिन के अंदर ओपीडी मिल जाती है। और यहाँ से आपके सारे टेस्ट वगैरह पेशेंट के स्टार्ट हो जाते हैं और सारे टेस्ट होते होते 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो इस तरह से ओपीडी जल्दी मिल जाती है, लेकिन ट्रीटमेंट 20 दिन के बाद ही स्टार्ट होता है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है जनरल कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है? तो जनरल कैटेगरी के पेशेंट्स की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 6,000 तक का रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं बोलते इसको, ये पेशेंट के अकाउंट में जमा करवाने होते हैं जब पेशेंट अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो यहीं से पेशेंट के स्टार्ट होते हैं टेस्ट वगैरह। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो होता है वो, अगर इस तरह से बोला जाए तो ये रजिस्ट्रेशन जो होता है वो फ्री होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ पेमेंट हॉस्पिटल के अकाउंट में जमा करना होता है, क्योंकि टेस्ट वगैरह होते हैं। तो ये सारा जो पेमेंट है वो ऑनलाइन कटता है, कैश में लेन देन नहीं होता है। पिछले कई वीडियोज़ में बताया भी है कि पेमेंट जो होता है वो ऑनलाइन कटता है, कैश में लेना देना नहीं होता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप 3,000, 4,000, 6,000 कितने भी जमा कर सकते हैं। और 6,000 के बाद जब ये सारा आपका बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप दोबारा से जमा करेंगे और दोबारा से फिर ये टेस्ट वगैरह का प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन जो होता है वो फ्री होता है और बाकी जो आप जमा करेंगे वो आपके पेशेंट के ट्रीटमेंट के जो टेस्ट वगैरह होंगे उसमें काटे जाएंगे। तो और चौथा क्वेश्चन जो है उनका वो ये है, आपकी एक कीमो का कितना खर्चा आता था टाटा हॉस्पिटल में? शायद आपने कुछ कीमो ग्वालियर में भी करवाए थे। तो मेरा जो कीमोथेरेपी का एक साइकिल का जो खर्चा था वो टोटल जो था वो 5,000 होता था। और ग्वालियर में करवाए थे तो मैंने ग्वालियर से कोई भी कीमोथेरेपी का, रेडिएशन, सर्जरी कुछ भी नहीं लिया है। मैंने सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करवाया था ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल में,
क्योंकि मैं सोच रही थी इस बार कि ये कैंसर जो रिकरेंस हुआ है, अब मुंबई से ट्रीटमेंट ना लेकर मुंबई से मेडिसिन लेकर जाएंगे और कीमोथेरेपी वगैरह जो है मेरे साइकिल्स वो मैं ग्वालियर से लूँगी। लेकिन बस मैंने फिर सोचा कि नहीं, मुंबई से ही मुझे ठीक लगा तो मैंने मुंबई से ही लिया है। मैंने ग्वालियर में रजिस्ट्रेशन करवाया था कीमोथेरेपी के लिए, लेकिन मैंने अपने जो 6 साइकिल्स थे और सीटी स्कैन वगैरह ये सारा मैंने मुंबई परेल से ही लिया है। ठीक है, और अभी आपका जो 5th क्वेश्चन है वो है, टाटा हॉस्पिटल में कीमो के दिन एडमिट होना पड़ता है क्या या डे केयर में हो जाता है? तो टाटा हॉस्पिटल में कीमो के दिन एडमिट नहीं होना पड़ता है। कीमो के लिए आपको 1-2 घंटे पहले आना होता है और मेडिसिन 1 दिन पहले ऑनलाइन हो जाती है, और उसके बाद आपको सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे या फिर जितने भी आवर्स का होता है आपका ये ट्रीटमेंट, उतने देर तक ही डे केयर में एडमिट किया जाता है। उसके बाद पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर पेशेंट जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो कीमो की स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितनी हाई स्पीड या स्लो स्पीड में पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसी हिसाब से उनके आवर्स कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर कुछ पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ 1 बॉटल होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 4 होती हैं। तो इस तरह से ये जो उनका टाइम होता है वो बढ़ता घटता है। तो एडमिट नहीं होते हैं कीमो के टाइम पर, सिर्फ 2 से 4-5 घंटे तक ही एडमिट होते हैं। बाकी पेशेंट जहाँ रुकते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के बाद, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कीमो लेते टाइम नहीं होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स 24, 48 या फिर 3 दिन के बाद स्टार्ट होते हैं। और आपका 6th क्वेश्चन, अभी तक आपके 6 कीमो में और अदर एक्सपेंस मिलाकर कितना खर्चा हुआ, और ये खर्चा प्राइवेट कैटेगरी में हुआ या जनरल कैटेगरी में? तो यहाँ पर जो खर्चा है मेरे ट्रीटमेंट का वो जनरल का जो है वो 50,000 का है, और एक कीमो साइकिल जो मेरा था वो 5,000 का था। तो 6 साइकिल जो लिए हैं मैंने वो 30,000 के हैं। और कीमोथेरेपी के पहले एक सीबीसी होता है जो कि कभी 1200 का होता था, कभी 1400 का, कभी 800 रुपये का। तो ये जब डॉक्टर लिखते हैं वो उसी हिसाब से इसका चार्जेस होते हैं। तो ये, और उसके बाद मेरा 2 बार सीटी स्कैन हुआ। तो सीटी स्कैन की जो प्राइस है वो 4200 रुपये है, 4200 रुपये। तो 2 बार सीटी स्कैन हुआ, और बीच में CA-125 ब्लड टेस्ट भी हुआ। ट्यूमर मार्कर जो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए होता है वो 300 रुपये का होता था। तो ये 2 बार हुआ मेरा, और बाकी सीबीसी हुए हैं, और कीमोथेरेपी के ये 6 साइकिल्स हुए हैं। तो टोटल जो खर्चा है इसमें मेरे ट्रीटमेंट का ये 50,000 का एस्टिमेट है इसका, और ये जनरल का है। और अभी मैं बोलते बोलते थक गई, क्योंकि अभी मुझे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा बात करने से ये मेरे सिर में भारीपन सा आ जाता है। तो और अभी हम आपके 7th क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। तो 7th क्वेश्चन जो है वो है आपका, आप सभी कीमो तक मुंबई में रुकी या हर कीमो के बाद अपनी सिटी में वापस आ जाती थी? अगर मुंबई में ही रुकी पूरे कीमो तक तो वहाँ स्टे के लिए बेस्ट प्लेस कहाँ है, और पर मंथ रेंट कितना होता है? तो मैं हर कीमो के बाद अपने घर आ जाती थी, मुंबई में मैं नहीं रुकी। और यहाँ पर जो रेंट होते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए रुकने का, वो यहाँ पर अलग अलग रेट होते हैं। रूम पे डिपेंड करते हैं कि रूम कितने बड़े हैं, छोटे हैं, और डॉर्मेट्री है किस तरह के रूम्स हैं, उसी हिसाब से चार्जेस होते हैं। तो हॉस्पिटल के आसपास कई सारे इस तरह के एकोमोडेशन बने हुए होते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, और मैंने वीडियोस भी बनाए हैं कैंसर रेजिडेंस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आप लोग कुछ कमेंट्स करते हैं कि पेमेंट हम कैसे जमा करें ऑनलाइन रूम बुक करने के लिए। तो आप लोगों को रूम बुक करने के लिए पेमेंट ऑनलाइन जमा नहीं करना है, क्योंकि जो नंबर मैंने डाले थे पहले मोबाइल पर वो लोग पेमेंट लेने के बाद कोई रिस्पांस आपको नहीं देते। आप डायरेक्ट पहुंचेंगे और अपना रूम बुक कर लेंगे, अगर खाली होगा तो आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको वहां जाने से पहले रूम का ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है। तो यहाँ मैं अपने ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। तो कीमोथेरेपी के मैंने 6 साइकिल जो लिए हैं वो मैंने कंटिन्यू किया है। अपने घर आ जाती थी कीमोथेरेपी का हर साइकिल लेकर, क्योंकि मुंबई में रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कीमोथेरेपी की वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ का खाना नहीं खाया जाता। प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ की जो रोटी होती है वो मैदे टाइप की होती है, जो कि हजम नहीं होती है, और घर की बस याद आती है तो घर आ जाते हैं। और इसी तरह से मैंने कंटिन्यू किया है। ट्रैवल कंसेशन हमें मिलता है रेलवे का, और
ट्रैवल कंसेशन से हम अपने घर आ जाते थे और नेक्स्ट साइकिल के लिए हम फिर से पहुंचते थे मुंबई 2 दिन पहले। और उसके बाद मेरा CBC होता था और कीमो के लिए मैं फ़िट हूँ नहीं हूँ वो डॉक्टर देखते थे मेरी ऑनलाइन रिपोर्ट को, और उस रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर मेरे लिए नेक्स्ट प्लान करते थे। तो मैं कीमोथेरेपी का फिर साइकिल लेती थी, 4 से 5 घंटे लगते थे मेरे कीमोथेरेपी की साइकिल में, और उसके बाद 2 दिन के बाद हम फिर से वापस अपने घर आ जाते थे। तो इसी तरह से मैंने किया है, लेकिन हर पेशेंट को इस तरह से नहीं करना है। ये मैं अपने रिस्क पर जाती थी आती थी, और आप लोगों को ये ट्रैवल इतना ज़्यादा नहीं करना है। आपको मुंबई में ही कहीं पर रूम लेकर रुक जाना है और वहीं से आपको ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि कभी कभी कीमोथेरेपी के इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं कि आप घर आ जाते हैं और फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम हुई तो कैजुअलिटी वगैरह यहाँ आपके सिटी में अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। ये मेरा तो रिकरेंस केस था, तो मुझे आइडिया था कि मेरी बॉडी किस तरह की है और मैं कितना झेल पा रही हूँ उस ट्रीटमेंट को और कितने दिन के बाद मैं रिकवर हो जाती हूँ। मेरा केस ये था कि मुझे पता है कि मेरी बॉडी किस तरह से कितनी फिट है, और कीमोथेरेपी के ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो टेम्परेरी हैं, कितने दिन के बाद मैं ठीक हो जाती हूँ, और इस तरह से मुझे पता था तो मैं घर आ जाती थी। और हर पेशेंट को इस तरह से ऐसा नहीं करना है। तो और अभी हम आपका 8वें क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। तो 8th क्वेश्चन जो है वो है, आपको रेडियोथेरेपी भी हुई है क्या? रेडियोथेरेपी का टाटा मुंबई में कितना खर्चा आता है? ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल में तो 2 लाख रुपए बता रहे हैं। तो मेरे ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी नहीं हुई है, मेरे ट्रीटमेंट में सिर्फ कीमोथेरेपी हुई है। और रेडियोथेरेपी का टाटा हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि यहाँ पर रेडियोथेरेपी रेडिएशन जो होते हैं वो फ्री होते हैं, और रेडिएशन का ट्रीटमेंट डॉक्टर प्लान करते हैं कि पेशेंट का जो कैंसर है वो किस स्टेज में है और किस तरह से उनको ट्रीटमेंट प्लान करना है। तो ये सर्वाइकल कैंसर है, अगर स्प्रेड हो जाता है तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी होता है, इसमें सर्जरी नहीं होती, और जहाँ पर सर्जरी हो जाती है वहाँ कीमोथेरेपी और सर्जरी से ही पेशेंट का ये कैंसर का ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। यहाँ पर रेडिएशन तब होते हैं जब सर्जरी नहीं होती है। सर्वाइकल कैंसर या फिर ओवरी कैंसर, यूट्रस कैंसर, इस तरह से ये ट्रीटमेंट प्लान करते हैं डॉक्टर पेशेंट के कैंसर की स्टेज को देखकर, ठीक है। और अभी आपका जो 9th क्वेश्चन है वो है, कीमो और रेडियोथेरेपी के अलावा कौन कौन से मेजर एक्सपेंस होते हैं, जैसे MRI, CT स्कैन और भी टेस्ट और उनकी कॉस्ट। तो कीमो और रेडियोथेरेपी के अलावा जो टेस्ट होते हैं वो MRI होता है, CT स्कैन भी होता है। तो ये सारे टेस्ट जो होते हैं वो पेशेंट की हेल्थ को देखकर डॉक्टर प्लान करते हैं। तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड भी हो जाता है, एक्सरे भी होता है और बायोप्सी टेस्ट भी होते हैं। तो बायोप्सी टेस्ट यहाँ पर 2 बायोप्सी टेस्ट होते हैं, एक तो FNAC टेस्ट होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, एंड सेकंड बायोप्सी टेस्ट होता है जो कि सर्जिकल बायोप्सी होता है। ट्यूमर के छोटे छोटे टुकड़े निकाले जाते हैं और लैब में भेजा जाता है, रिपोर्ट आने के बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट होते होते पेशेंट के 20 से 25 दिन लग जाते हैं, उसके बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो टेस्ट में ही खर्चा पेशेंट का हो जाता है 50,000 तक का, पेशेंट के ये सारे टेस्ट में खर्चा हो जाता है, क्योंकि बायोप्सी टेस्ट थोड़ा सा महंगा टेस्ट होता है और अल्ट्रासाउंड तो 420 रुपये का होता है, और CT स्कैन जो होता है वो 4200 रुपये का होता है, और जो ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं कीमोथेरेपी से पहले CBC वो 1200 के भी हो सकते हैं, 1500 के भी हो सकते हैं, कुछ ट्यूमर मार्कर ब्लड टेस्ट भी होते हैं। तो टोटल जो टेस्ट वगैरह में खर्चा होगा वो 50,000 होगा ट्रीटमेंट का खर्चा। और ट्रीटमेंट का जो खर्चा होगा वो कैंसर की स्टेज पर डिपेंड करता है, लेकिन ये ओवरी कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इनका जो खर्चा होता है वो 50,000 ट्रीटमेंट का होता है, और टेस्ट वगैरह होते हैं वो 50,000 के होते हैं। और ये जो सर्जरी का खर्चा होगा वो 60 से 70,000 तक का हो सकता है, क्योंकि सर्जरी का जो कुछ सामान वगैरह होता है, मेडिसिन्स होती है, एब्डोमेन बेल्ट होता है, सर्जिकल स्टिचेस वगैरह होते हैं और स्टॉकिंग्स होते हैं, तो कुछ सामान वगैरह भी होते हैं। तो ये जो सारा खर्चा होता है सर्जरी का, ये 60 से 70,000 तक का होता है। तो टोटल जो खर्चा होगा इस ट्रीटमेंट का वो 1.5 लाख तक का होगा। लेकिन सभी कैंसर पेशेंट का खर्चा सेम नहीं होता है। कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है वो कैंसर की स्टेज पर डिपेंड करता है, कैंसर किस लोकेशन पर है, किस पार्ट में है बॉडी के, उस पर भी डिपेंड करता है, और पेशेंट की एज पर भी डिपेंड करता है कैंसर का ट्रीटमेंट और कैंसर का खर्चा। और तो यहाँ पेशेंट का जो ट्रीटमेंट का टोटल खर्चा होगा वो 1.5 लाख तक में पेशेंट अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट करवा लेंगे। और रुकने का अलग से मानेंगे आप, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के रूम लेकर रुक रहे हैं, आप मंथली पर रुक रहे हैं या फिर पर डे के हिसाब से रुक रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो
तो ये जो खर्चा है आपका रुकने का वो अलग से है। हॉस्पिटल में पेशेंट को रुकाया नहीं जाता है, तो आपको रूम लेकर ही वहाँ रुकना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अगर प्राइवेट में फ़ाइल बना लें तो क्या जनरल कैटेगरी में ट्रांसफ़र करा सकते हैं? तो हाँ, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ पेशेंट्स ऐसा कर लेते हैं कि पहले वो प्राइवेट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और फाइनेंस प्रॉब्लम की वजह से वो वापस जनरल कैटेगरी में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लेते हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। ओके। और अभी आपने जो एक कमेंट किया, मैंने जो वीडियो अपलोड किया है साबू सिद्दीकी मुसाफिर खाने का, जहाँ पर मैं हमेशा रुकती हूँ, तो यहाँ पर आपने जो कमेंट किया कि बहुत बुरा है कि कैंसर पेशेंट के लिए 5th फ्लोर पर, जो कि फ्लोर ना होकर छत है। तो हाँ, ये फ्लोर ना होकर छत है। और 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने मुंबई में कई जगह पर मैं रुकी, कई जगह पर ट्राई किया। और एसी रूम में भी हम रुके सर्जरी के टाइम पर, जीटीबी नगर में, शिवड़ी में रुके, और महाराष्ट्र गेस्ट हाउस ट्राई किया, कई जगह पर ट्राई किया। लेकिन ये जो साबू सिद्दीकी मुसाफिर खाना है ना, यहाँ पर मैं इसलिए रुकती हूँ क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो खुला हुआ है। और अगर आप जब ट्रीटमेंट के लिए मुंबई पहुँचेंगे और कैंसर रेजिडेंस देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे रूम होते हैं, जैसे कि आपके घर में वो वॉशरूम वगैरह होता है, उतना ही छोटा स्पेस होता है, उतना ही कम स्पेस होता है, और विंडो वगैरह नहीं होते हैं उसमें। जो कि कीमोथेरेपी या फिर कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलैक्स की ज़रूरत होती है और खुली हुई हवा की ज़रूरत होती है, जहाँ की जो कि मैंने जो कैंसर रेजिडेंस देखे हैं उनमें विंडो वगैरह नहीं होते थे। तो मुझे साबू सिद्दीकी में रुकना सही लगता था कीमोथेरेपी के टाइम पर, क्योंकि वहाँ पर फ्रेश ऑक्सीजन हमें मिल जाती है ट्रीटमेंट के दौरान। तो इसलिए मैं साबू सिद्दीकी में रुकती हूँ। और छत नहीं है तो कोई बात नहीं, बुरा वक्त है, कट जाएगा। और फ़िलहाल में ऐसे ही हम रुकते हैं, और रुकना सही लगता है तो रुकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको बेस्ट जगह कौन सी लग रही है, तो आप उस हिसाब से रुक सकते हैं। यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है, कोई सजेशन नहीं होता है कि आपको यहाँ रुकना है, वहाँ रुकना है। आप अपने हिसाब से देखेंगे। तो अगर आप मेहता एंड कंपनी को भी देखेंगे, जो कि टाटा के बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल बगल में है, बाजू में है, दीवार से दीवार लगी हुई है, आप वहाँ पर भी जाकर देखेंगे तो कोई विंडो नहीं है और स्पेस इतना कम होगा कि आपको लगेगा कि हम फुटपाथ पर ही रुक लेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से पेशेंट सर्वाइव करते हैं अपने ट्रीटमेंट के टाइम पर अपनी ज़िंदगी को। तो वक्त है, कट ही जाएगा। और मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए। एंड आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दुआओं में हमेशा हमें याद रखिए।